हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पेस। आपको पता है कि हम होम साइंस विषय से यूपीटीजीटी पीजीटी की तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, हमने कल जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था नीटिंग के हमने 2 क्लास में नीटिंग कंप्लीट कर लिया था। आज की जो हमारी क्लास हमने आपसे कहा था कि हम ब्लेड पढ़ाएंगे या फिर कॉटन। पहले हमने सोचा ब्लेड्स खत्म कर दिए, छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद कॉटन पढ़ाएंगे, जो ब्लेड्स जो आत्मसात होने वाले जो सूत्र होते हैं उनको। ठीक, चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, ब्लेड्स आत्मसात होने वाले सूत्र। ठीक है, जो ब्लेड्स होते हैं आत्मसात होने वाले सूत्र भी कहा जाता है, ब्लेड्स कहा जाता है। ठीक है, खुद से जो तैयार किए जाते हैं। ब्लेड्स और मिश्रण में क्या अंतर है? जो हमारे ब्लेड्स होते हैं और बाइंडिंग और मिश्रण में क्या अंतर होता है? डिफरेंट बिटवीन ब्रेल्स एंड मिक्स्ड। ब्लेड क्या होता है? हॉलन और सैडलर एवं लैंगफोर्ड के अनुसार ब्लेड विभिन्न संगठन, लंबाई, डायमीटर या रंग वाले तंतुओं के आत्मीय मिश्रण को आपस में संपन्न करके बनाया जाता है। ठीक, इसे ब्लेड कहते हैं। और जो मिश्रण होता है वो हॉलन, सैडलर एवं लैंगफोर्ड के अनुसार मिश्रण वह वस्त्र है जिसमें एक तलु के सूत्र को ताने के रूप में और दूसरे तंतु के सूत्र को बाने के रूप में, ये तंतु है। ठीक है, दूसरे तंतु के सूत्र को बाने के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। सम्मिश्रण क्या होता है? हॉलन और सैडलर के ही एवं लैंगफोर्ड के अनुसार सम्मिश्रित सूत्र में सम्मिश्रित सूत्र होते हैं उसमें 2 असमान तंतु के धागों को एक साथ ऐंठन देकर प्लाई के रूप में यानी रस्सी के रूप में उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, फाइबर ब्लेड्स कोई नई अवधारणा नहीं है। जो हमारी ब्लेड्स है ये कोई नई अवधारणा नहीं है, पिछले 40 वर्षों से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। फ्लेनेल एक प्रकार का प्राचीन ब्लेड्स है। जो फ्लेनेल कपड़ा होता है एक प्रकार का प्राचीन ब्लेड्स है, सबसे प्राचीन है। ठीक है, इसमें 55% सूत, 45% ऊनी वस्त्र भी 55% सूत्र और 45% ऊनी वस्त्र भी था, जो कि कई वर्षों तक इंग्लैंड में बुना जाता रहा। ये कई वर्षों तक लगातार इंग्लैंड में बुना जाता था। यह हल्के वजन वाले ऊन के समान लगता है किंतु फेल्ट नहीं है। यह हल्के वजन वाले ऊन के समान लगता है लेकिन फेल्ट नहीं, यानी कि नमदा नहीं है, फेल्टिंग की प्रोसेस नहीं है। ये धुलाई योग्य है। लॉग जॉन भी ऊन एवं कपास सम्मिश्रण है। जो लॉन्ग वो बनता है वो भी लॉग जॉग जिसे कहते हैं, ये भी ऊन और कपास के ही मिश्रण से तैयार किया जाता है। कोवर्ट यानी कि कोट, जो इसे आप कह सकते हैं ऐसा वस्त्र जो शिकार हेतु, जो हम शिकार के रूप में डिज़ाइन किया गया था, मौलिक रूप से शिकार के लिए ही डिज़ाइन किया गया था, वो कपास और ऊन के ब्लेड हैं। ये कपास और ऊन का ब्लेड है, यही एक ब्लेड है जैसे जो शिकार के लिए वस्त्र है, कोट है हमारी। जो वर्तमान समय में सभी आधार वस्त्र की जो फाइबर ब्लेड्स बनाना संभव है। वर्तमान समय में सभी जो फाइबर है उनसे ब्लेड्स बनाना संभव है। बेल्डिंग का कारण, बेल्डिंग कई कारणों से किया जाता है। क्रॉस रंग का प्राप्त करने के लिए या नए रंग को प्रभाव उत्पन्न करने के लिए। क्रॉस रंग प्राप्त करने के लिए मतलब 2 रंगों को एक साथ प्राप्त करने के लिए, या किसी नए रंग का प्रभाव उत्पन्न करने के लिए। जब तंतु असमान रंग सादृश्यता में होती है तो उन्हें आपस में ब्लेंड यानी मिला दिया जाता है, ब्लेंड कर दिया जाता है। फिर पीच डॉय किया जाता है और ब्लेड वस्त्र तैयार करा जाता है। प्राकृतिक तंतुओं में सेल्फ ब्लेड्स, जो प्राकृतिक तंतु होते हैं उसमें सेल्फ ब्लेड्स होते हैं। ये एक रूपता में वृद्धि होती है इनके कताई, बुनाई और परिसज्जा की क्षमता में सुधार लाने के लिए, ताकि उत्पाद में एक रूपता बनी रहे, इसलिए इसे तैयार किया जाता है। उत्तम पोत छूने का गुण या वस्त्र का रूप बढ़ाने के लिए, जैसे थोड़ी मात्रा में रेयॉन से सूती वस्त्रों का और नर्मपन आ जाता है। विभिन्न सिकुड़न विशेषताओं वाले तंतुओं को ब्लेड्स करके भारी और श्रेष्ठ वस्त्र में चमक फर्क समान वस्त्र बनाए जाते हैं। चमक और फर्क के समान ही ये वस्त्र तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक कारणों से भी ब्लेंडिंग की जाती है। जो आर्थिक कारण होते हैं उसके लिए भी ब्लेंडिंग की जाती है। कुछ जो महंगे तंतुओं को और कुछ सस्ते तंतुओं को, जो कम कीमत वाले तंतु होते हैं और कुछ ज़्यादा कीमत वाले तंतु को एक साथ बेल्डिंग करके समृद्धिपूर्ण तंतु बनाया जाता है, जैसे कश्मीर और ऊन। जो कश्मीर का ऊन होता है, जैसे अच्छी क्वालिटी के, थोड़े अच्छी क्वालिटी के और थोड़े से बेकार क्वालिटी के तंतुओं को एक साथ मिक्स करके ब्लेड्स जो है तैयार किया जाता है। अगला है, उत्तम उत्पादन के वस्त्र उत्पादित करने के लिए भी बेल्डिंग का उपयोग किया जाता है। यह बेल्डिंग का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारण है। जहां अंतिम उपयोग में टिकाऊपन अत्यधिक महत्वपूर्ण है, वहां नायलॉन या पॉलिस्टर को कपास या ऊन के साथ ब्लेंड करके मजबूती और घिसावट के प्रति प्रतिरोधकता प्रदान की जाती है। वहाँ पॉलिस्टर, कपास और ऊन को एक साथ ब्लेंड करके मजबूती और घिसावट के प्रति प्रतिरोधकता प्रदान की जाती है। जबकि जो ऊन कपास के समान दिखने वाले गुण बनाए रखता है, जिसमें 100% कपास के वस्त्र
प्रेस के प्रति टिकाऊ नहीं होते। जो 100% कपास के वस्त्र होते हैं वो प्रेस के प्रति टिकाऊ नहीं होते, जबकि पॉलिस्टर कपास ब्लेंड, जो पॉलिस्टर और कपास ब्लेंड वस्त्र होते हैं वो प्रेस के प्रति टिकाऊ होते हैं, उसे प्रेस किया जा सकता है इजीली। डिंग की विधियाँ, जो डिंग की विधियाँ थी वो क्या थी? बेल्डिंग को कताई क्रिया के पूर्व किसी भी अवस्था में किया जा सकता है। सूत को काटने से पूर्व किसी भी अवस्था में हम बेल्डिंग कर सकते हैं। बेल्डिंग को खोलने व पिकिंग डाइंग, जो बेल्डिंग को खोलने व पिकिंग डाइंग या रोविंग के समय किया जाता है। बेल्डिंग को खोलने, जो पिकिंग करते हैं हम, डाइंग की प्रोसेस करते हैं, रोविंग की प्रोसेस करते, किसी भी समय किया जा सकता है। प्रत्यक्ष कताई की एक हानि यह भी है कि बेल्डिंग पोनियों के बनने से पूर्व ही नहीं किया जा सकता। अगर आपने पोनी बना दी तो बेल्डिंग आप नहीं कर सकते, ठीक है। जितना जल्दी तंतु प्रोसेसिंग में जितना जल्दी तंतु जो है प्रोसेसिंग में बेल्डेड कर लिया जाता है, उतना ही जल्दी ब्लेंड जो होता है उत्तम होता है, ठीक। उतना ही बेल्ड जो होता है उसकी क्वालिटी उत्तम होती है। इसमें क्या है, जिसमें तंतु को खोलने की क्रिया में बेल्डेड किया जाता है, तंतु को इसमें खोला जाता है, इसकी क्रिया में बेल्डेड किया जाता है और सूत्र बनाया जाता है। रोविंग की अवस्था में तंतुओं को बेल्डेड करके सूत्र भी बनाया जा सकता है। लंबे महीन तंतु सूत्र के केंद्र में गति करके भी प्रवृत्ति रखने में, जबकि मोटे छोटे तंतु की बाहरी सीमा की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल्डिंग की विधियाँ इस प्रकार हैं। जो बेल्डिंग की बहुत सारी विधियाँ वो कैसे हैं? खोलने की अवस्था में बेल्डिंग। प्रारंभिक खोलने की अवस्था में प्रत्येक तंतु का उपयुक्त मात्रा को वजन किया जाता है। जब हम सबसे पहले खोलते हैं तो उसके प्रत्येक तंतु का जो उपयुक्त मात्रा होती है उसका वजन किया जाता है। फिर प्रत्येक तंतु को सतह को एक के ऊपर एक बिछाया जाता है और कई प्रकार के सतहों को सैंडविच बनाया जाता है। कई प्रकार की सतह बनाकर उसे सैंडविच की तरह बनाया जाता है। बहुत सारी सतह बनाई जाती है उस पर। जो पीकिंग अवस्था में बेल्डिंग की जाती है वो क्या होती है? इस विधि में तंतुओं की जो ये विधि होती है पीकिंग अवस्था में, इस विधि में तंतुओं की कई गठानों को पिकर कर आसपास रख दिया जाता है। जब प्रत्येक गठान को एक के बाद एक मशीन में डाला जाता है तो ये पीकिंग की प्रोसेस होती चली जाती है। कॉर्ड बेल्डेड विधि क्या है? इसमें विभिन्न तंतुओं की एक लेप को पूरी तरह से वितरित ब्लेंड तैयार नहीं होता। डाइंग फ्रेम के ऊपर बेल्डिंग, जब दो तंतुओं की भौतिकतः इन्हें पिक करने की और इनकी धुलाई की क्रिया पृथक पृथक हो जाती है तो इसमें डाइंग प्रेस पर इन्हें बेल्डेड किया जाता है। इसे डाइंग प्रेस पर बेल्डेड किया जाता है। मिश्रित व्यर्थ पदार्थों की समस्या भी इस क्रिया में दूर रहती है। जो मिश्रित बेल्ड, बहुत सारे मिश्रित बेल्ड जो पदार्थ आ जाते हैं, व्यर्थ पदार्थ जो होते हैं, उनकी समस्या नहीं हो पाती इसमें। रोमिंग और स्पिनिंग फ्रेम में क्या होता है? जब इनमें बेल्डिंग की जाती है तो यह दोनों क्रियाएं मिलकर तंतुओं के धागों को आकार में कम कर देती हैं और इनकी ऐंठन की मात्रा में वृद्धि कर देती हैं। जब तक कि अंतिम आकार में ऐंठन प्राप्त ना हो तब तक के लिए ये वृद्धि कर देती हैं। जब अंतिम आकार में ऐंठन प्राप्त हो जाती है तो ये अपने आप रुक जाती हैं। इस अवस्था में रंगों को बेल्ड करना प्राथमिक उद्देश्य होता है। इसी अवस्था में रंग को हम जब इस प्रोसेस में पहुँच जाता है तो इसे हम रंगों को बेल्ड कर देते हैं। अगला क्या है? विभिन्न प्रकार के ब्लेड। जो विभिन्न प्रकार के अलग अलग ब्लेड हैं उनका विशिष्ट अंतिम उपयोग के लिए तंतुओं को बेल्ट एक दूसरे के संपूरक हो व अधिक संतोषप्रद बहुआयामी संपादन प्रस्तुत करते हैं। अपेक्षाकृत 100% तंतु वाले वस्त्र जो होते हैं। उदाहरण, नायलॉन की बहुत छोटी मात्रा 15% ऊन की मजबूती में वृद्धि कर देती है, किंतु रेयॉन की, जो नायलॉन की बहुत छोटी मात्रा होती है वो ऊन की इसमें % मजबूती में वृद्धि कर देती है। जो रेयॉन की मजबूती होती है वो 60% के लिए मजबूती में वृद्धि कर देती है। नायलॉन की आवश्यकता अस्थायित्व के लिए बुने हुए वस्त्रों में ऊन के साथ 50% अर्नॉल ब्लेंड किया जाता है, जबकि नीटेड वस्त्रों में 75% अर्नॉल की आवश्यकता होती है। जो नीटेड वस्त्र बनाते हैं हम 75, लेकिन जो बेल्डेड होता है उसमें 50%। कंपोजिट सूत्र। कंपोजिट सूत्र में 2 से अधिक तत्व होते हैं। इसमें 2 से अधिक तत्व होते हैं जिसमें निरंतर फिलामेंट होता है। यह सूत्र स्पन सूत्र होते हैं किंतु मजबूत होते हैं। कोर स्पन स्पेंडेस एक प्रकार का कंपोजिट है। अगला क्या है? फेसिएट सूत्र। फेसिएट सूत्र फिलामेंट में बंडल को स्टेपल तंतु से लपेटा जाता है जो फिलामेंट के बंडल के आसपास स्टेपल को घुमाते हैं। इस प्रकार के सूत्रों का उत्पादन तीव्र गति से हो जाता है। अगला क्या है? पॉलीमर स्टेपल सूत्र। पॉलीमर स्टेपल सूत्रों को बनाने के लिए फिलामेंट सूत्रों को पॉलीमर या रेजिन से गुजारा जाता है और उस पर स्टेपल तंतु की बॉन्डिंग की जाती है या पॉलीमर को निकालते समय इस पर स्टेपल तंतु का सुपर इम्पोस्ट किया जाता है। ब्लेंड के स्तर। ब्लेंड का क्या क्या स्तर हो सकता है? कुछ मुख्य तंतुओं की विशेषताएं निम्न चलिए हम चार्ट आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। कुछ निम्न तंतुओं की विशेषताएं एक चार्ट में दिखाई गई हैं जो उनकी श्रेणी दी गई है। इससे तुलनात्मक विश्लेषण से पता चलता है कि प्रत्येक तंतु में एक या अधिक महत्वपूर्ण विशेषता की कमी है। इससे पता चलता है कि
किस प्रकार दो तंतु और ब्लेड उनकी गुणवत्ता में वृद्धि की जा सकती है। एग्जाम्पल, एमजे कैप्लेन ने बताया कि उनके दो तंतु के लिए ए और बी, जिसमें प्रत्येक का उपयोग समान वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है, इन दोनों तंतुओं में 100% वस्त्रों की पाँच विशेषताओं को मापा गया है और फिर 50-50 के ए और बी ब्लेडेड वरु की विशेषताओं का अनुमान लगाया गया है, जिसके लिए ब्लेड के प्रत्येक वस्त्र में के वैल्यू का औसत निकाला जाता है। ठीक है, चलिए ब्लेड की विशेषताओं का जो चार्ट है उसको हम ग्रुप में डाल देंगे, टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले, आप हमसे जुड़ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।